नमस्कार बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 12 विषय कौन सा था? राजनीति विज्ञान। कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान जो विषय है, इसके हम पहले अध्याय की बात कर रहे थे। यानी पहले अध्याय का नाम क्या था? न्याय। लास्ट क्लास के अंदर हमने इस न्याय को शुरू किया था। न्याय अध्याय को शुरू किया था। ये आपका कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान का पहला अध्याय है, पहली यूनिट का पहला अध्याय, जिसका नाम क्या था? न्याय। लास्ट क्लास के अंदर हम इस न्याय पर चर्चा की थी, न्याय का अर्थ देखा था, न्याय की जो अवधारणाएं थी उनके बारे में बात की थी, और इस न्याय के बारे में अलग अलग जो राजनीतिक विचारकों के मत रहे हैं, उनके क्या क्या विचार थे, उन सब पर हमने चर्चा की थी। आज हम इसी को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं बच्चों, और देखते हैं कि हमने पिछली क्लास के अंदर न्याय की 4 अवधारणाएं देखी थी। न्याय की कितनी अवधारणाएं देखी थी बच्चों? 4 अवधारणाएं देखी थी। न्याय की कितनी अवधारणाएं देखी थी? 4 अवधारणाएं देखी थी। और उन अवधारणाओं के अंदर 2 अवधारणा पर हमने बात कर ली थी। 2 अवधारणा पर हमने बात कर ली थी, प्राचीन कालीन न्याय की अवधारणा पर और दूसरी मध्यकालीन न्याय की अवधारणा पर। कितनी बांटी थी हमने न्याय की अवधारणा? कितनी बताई थी? 4 बताई थी। यानी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दृष्टिकोण के आधार पर न्याय की कितनी अवधारणाएं बताई थी? 4 बताई थी। ये मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको बता दिया। उन 4 में से 2 पर हमने चर्चा की थी। आज बात करते हैं जो तीसरी न्याय की अवधारणा है, जिसका नाम है आधुनिक कालीन न्याय की अवधारणा। आधुनिक कालीन न्याय की अवधारणा। न्याय की अवधारणा। तो देखिए बच्चों, ये आधुनिक कालीन न्याय की अवधारणा क्या थी, इसके समर्थक कौन थे, इस पर हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि आधुनिक कालीन न्याय की जो अवधारणा है, इसके जो प्रमुख समर्थक रहे हैं, वो उनमें प्रमुखतः नाम आता है जॉन स्टुअर्ट का। जॉन स्टुअर्ट। दूसरा जो प्रमुख नाम आता है वो आता है जेनरी बेंथम का। जेरेमी बेंथम का। और जो तीसरा मुख्य नाम आता है वो आता है डेविड ह्यूम का। डेविड ह्यूम का नाम आता है। तो ध्यान देना बच्चों, आधुनिक कालीन न्याय की अवधारणा के जो समर्थक है वो कौन है? जॉन स्टुअर्ट है, जेरेमी बेंथम है और डेविड ह्यूम है। ये 3 मुख्य इसके समर्थक है, राजनीतिक विचार के। ये जो तीनों समर्थक है, ये उपयोगितावादी सिद्धांत के समर्थक है। उपयोगितावादी सिद्धांत के समर्थक है। ध्यान से देखना बच्चों, उपयोगितावादी सिद्धांत के प्रवर्तक। मैंने जो पहली प्राचीन कालीन न्याय की अवधारणा बताई थी, उसके जो समर्थक थे वो नैतिकतावादी सिद्धांत के समर्थक थे। बाद में हमने बात की थी मध्यकालीन न्याय की अवधारणा, उसके जो समर्थक थे संत ऑगस्टाइन और थॉमस एक्विनास, वो ईश्वरीय राज्य सिद्धांत के समर्थक थे। जबकि आधुनिक कालीन न्याय की अवधारणा के ये जो प्रवर्तक हैं, ये उपयोगितावादी सिद्धांत के समर्थक रहे हैं। इनका ये मानना है कि जो जिस वस्तु का जितना उपयोग करता है उसको उतना ही दिया जाना चाहिए, उसी के हिसाब से उपयोगिता के आधार से वितरण करना चाहिए। अब ये जो 3 इसके प्रवर्तक है, समर्थक रहे हैं विद्वान,
इन तीनों के इस न्याय के संबंध में क्या क्या विचार थे, चलिए एक एक को देखते हैं। और सबसे पहले बात कर लेते हैं डेविड ह्यूम का। डेविड ह्यूम ने इस न्याय के संबंध में अपने क्या विचार दिए हैं उसके बारे में बात करते हैं। डेविड ह्यूम ने इस उपयोगितावादी सिद्धांत के आधार पर यह कहा है कि न्याय वही होता है जो सर्वहित में उपयोगी है। क्या बात कही थी डेविड ह्यूम ने न्याय के बारे में? न्याय वही है जो सर्वहित में उपयोगी है, सर्वहित में उपयोगी हो। ठीक है, ये बात किसने कही थी? डेविड ह्यूम ने कही थी कि न्याय वही है जो सर्वहित में उपयोगी हो, जो सबके हित की सोचता हो, जो सबकी लाभ की बात करता हो, वही क्या होता है? न्याय होता है। एक ऐसी व्यवस्था जो सबके लिए उपयोगी होती है, सबके लिए कल्याणकारी होती है, सबके लिए प्रगतिकारी होती है, उसे क्या माना है? डेविड ह्यूम ने न्याय बताया है और कहा है कि ये सर्वहित उपयोगिता या सार्वजनिक उपयोगिता इस न्याय का मुख्य स्रोत है। यानी सर्वहित उपयोगिता को इसने न्याय का क्या माना है? मुख्य स्रोत माना है और कहा है कि सर्वहित उपयोगिता के आधार पर ही न्याय स्थापित किया जा सकता है। तो बच्चों, ये थे डेविड ह्यूम के न्याय संबंधी विचार। इस आधुनिक कालीन न्याय की अवधारणा के तहत हम बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि न्याय वही है जो सर्वहित में उपयोगी है। इसके बाद जो दूसरे समर्थक थे उनका नाम है जेरेमी बेंथम। क्या नाम था? जेरेमी बेंथम। बच्चों, जेरेमी बेंथम के न्याय संबंधी क्या विचार रहे हैं इस पर हम बात करेंगे। जेरेमी बेंथम ने यह कहा था कि जो सार्वजनिक सुविधाएं हैं, जो सार्वजनिक सेवाएं हैं, उनका वितरण उपयोगिता के आधार पर करना ही क्या है? न्याय है। इन्होंने कहा कि जो भी सेवाएं हैं सार्वजनिक, जो भी सुविधाएं हैं सार्वजनिक, उन सब का वितरण किस आधार पर होना चाहिए? उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए और वही क्या है? न्याय है। तो क्या बात कही थी जेरेमी बेंथम ने? देखिए, सार्वजनिक सेवाओं या सुविधाओं का उपयोगिता के आधार पर वितरण करना ही न्याय है। ये बात किसने कही थी बच्चों? जेरेमी बेंथम ने कही थी। किस संबंध में कही थी? न्याय के संबंध में कही थी। सार्वजनिक सेवाओं या सुविधाओं का उपयोगिता के आधार पर वितरण करना ही न्याय है। इसके अलावा जेरेमी बेंथम ने इस न्याय का एक मूल मंत्र भी दिया है। जेरेमी बेंथम ने न्याय का मूल मंत्र क्या दिया है उसको देखते हैं। इन्होंने कहा कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। इन्होंने न्याय का एक मंत्र दिया था और उस मंत्र का नाम है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख ही क्या है? न्याय है। ये बात किसने कही थी? जेरेमी बेंथम ने कही थी। बच्चों, इसी प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा एग्जाम के अंदर कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये मूल मंत्र किसके द्वारा दिया गया? तो जवाब आ जाएगा जेरेमी बेंथम के अनुसार। सार्वजनिक सेवाओं एवं सुविधाओं का उपयोगिता के आधार पर वितरण करना ही न्याय है, ये किसने कहा था? जेरेमी बेंथम ने कहा था।
तो डेविड ह्यूम और जेरेमी बेंथम के हमने न्याय संबंधी विचारों को पढ़ा है। अब बात करते हैं जो तीसरे इसके समर्थक है जॉन स्टुअर्ट मिल, उन्होंने न्याय के संबंध में क्या विचार दिए हैं उन पर चर्चा करते हैं। तीसरे कौन से थे? जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल आधुनिक न्याय की अवधारणा के ये प्रमुख समर्थक रहे हैं। इन्होंने न्याय के बारे में कहा है कि सार्वजनिक उपयोगिता या सामाजिक उपयोगिता ही क्या है? न्याय है। क्या कहा था स्टुअर्ट मिल ने? कि सार्वजनिक उपयोगिता, सार्वजनिक कहो या सामाजिक कह सकते हैं आप, सार्वजनिक या सामाजिक उपयोगिता ही न्याय है। सामाजिक या सार्वजनिक उपयोगिता ही न्याय है, ये बात किसने कही थी? जॉन स्टुअर्ट मिल ने कही थी। और इन्होंने कहा कि इस सार्वजनिक या सामाजिक उपयोगिता के आधार पर ही न्याय स्थापित किया जा सकता है। तो दोस्तों, आधुनिक न्याय की अवधारणा के अंदर ये तीन प्रमुख समर्थक रहे हैं। पहला नाम डेविड ह्यूम का था। उन्होंने ये कहा था कि न्याय वह होता है जो सबके हित के लिए होता है। दूसरे आए थे जेरेमी बेंथम। उन्होंने सार्वजनिक उपयोगिता या सामाजिक उपयोगिता को ही क्या कहा? न्याय कहा, और कहा इसी के आधार पर न्याय स्थापित किया जा सकता है। जॉन स्टुअर्ट मिल ने क्या कहा? कि सार्वजनिक या सामाजिक उपयोगिता ही न्याय होती है। जबकि जेरेमी बेंथम ने कहा था कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, ये तो एक मूल मंत्र दिया था किसका? न्याय का दिया था। और कहा कि जो भी सार्वजनिक सुविधाएं हैं, जो भी सार्वजनिक सेवाएं हैं, उनका वितरण उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए, वही न्याय है। तो न्याय के संबंध में ये जो तीसरी अवधारणा थी आधुनिक कालीन न्याय की अवधारणा, ये कंप्लीट होती है इसी के साथ। अब बात करते हैं हम चौथी न्याय की अवधारणा की। न्याय की चौथी अवधारणा क्या थी? समकालिक न्याय की अवधारणा। क्या नाम था? समकालीन न्याय की अवधारणा। न्याय की अवधारणा। न्याय की टोटल कितनी अवधारणाएं बताई थी? 4 बताई थी। ये समकालीन न्याय की अवधारणा अंतिम अवधारणा है। इसके जो समर्थक है, समकालीन न्याय की अवधारणा के जो प्रमुख समर्थक हैं, उनमें एक ही नाम आता है, जॉन रोल्स का। किसका नाम आता है? जॉन रोल्स का मुख्यतः नाम आता है। बच्चों, जॉन रोल्स की एक बहुत ही प्रसिद्ध पुस्तक है, उस पुस्तक का नाम याद रखना है आपको। पुस्तक का नाम है ए थ्योरी। क्या नाम है पुस्तक का? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। थ्योरी ऑफ जस्टिस। ये जॉन रोल्स की पुस्तक का नाम है ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। इसी पुस्तक के अंदर जॉन रोल्स ने न्याय संबंधी अपने विचार दिए हैं। देखिए बच्चों, जॉन रोल्स जो है, इन्होंने आधुनिक न्याय की जो अवधारणा मैंने अभी पीछे बताई है, उस आधुनिक न्याय की अवधारणा को त्रुटिपूर्ण बताया है। किसने बताया है? जॉन रोल्स ने। जब भी आपसे ये पूछा जाए कि आधुनिक न्याय की अवधारणा को त्रुटिपूर्ण बताने वाले राजनीतिक विचारक कौन से हैं, तो जॉन रोल्स का नाम आता है। इन्होंने कहा कि जो उपयोगिता के आधार पर वितरण किया जाता है वो बात सही नहीं है, और आधुनिक न्याय की अवधारणा को त्रुटिपूर्ण बताते हुए इन्होंने अपनी विचारधारा को, अपने दृष्टिकोण को इस न्याय से संबंधित करके प्रकट किया है। इन्होंने उपयोगितावादी
लोगों का ये जो मानना था कि अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख, इस बात को त्रुटिपूर्ण बताया और कहा कि जो न्याय है वो समानता पर आधारित होना चाहिए। इनकी जो मुख्य बात है वो क्या है, न्याय समानता पर आधारित होना चाहिए, न कि उपयोगिता पर। न्याय समानता पर आधारित होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। जबकि आधुनिक कालीन न्याय की अवधारणा के जो समर्थक थे वो क्या कहते थे, न्याय उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए। इसलिए इस जॉन रॉल्स ने उस आधुनिक न्याय की अवधारणा को त्रुटिपूर्ण बताया है, गलत बताया है, और कहा कि न्याय किस पर आधारित होना चाहिए, समानता पर आधारित होना चाहिए। पहली बात कहने का मतलब जॉन रॉल्स किस प्रकार के न्याय पर बल दे रहा है, सामाजिक न्याय पर बल दे रहा है। और इन्होंने सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए दो प्रमुख सिद्धांत दिए हैं। चलिए उन सिद्धांतों को देखते हैं। पहला सिद्धांत दिया है अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता के लिए आवश्यक होती है। क्या दिया पहला सिद्धांत, अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता के लिए आवश्यक होती है। पहला सिद्धांत क्या था, अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता के लिए आवश्यक होती है। इन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को एक व्यापक, एक बड़े स्तर पर स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं और वैसी ही स्वतंत्रताएं अन्य लोगों को भी प्राप्त होनी चाहिए। और इन्होंने दूसरा जो सिद्धांत दिया है प्रमुख, जो इम्पोर्टेंट है बच्चों, ध्यान में रखना, एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, अज्ञानता के पर्दे, अज्ञानता के पर्दे। दूसरा मुख्य सिद्धांत कौन सा था, अज्ञानता के पर्दे। इस सिद्धांत के अंदर इन्होंने बताया, जॉन रॉल्स ने कहा कि व्यक्ति या राज्य किसी आर्थिक या सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था स्थापित करें जो सबके लिए क्या हो, कल्याणकारी हो, सबके लिए क्या हो, कल्याणकारी हो। ऐसा किसने कहा, जॉन रॉल्स ने कहा न्याय के बारे में। न्याय के इस अज्ञानता के पर्दे सिद्धांत के तहत जॉन रॉल्स ने कहा कि चाहे व्यक्ति हो चाहे राज्य हो, वो एक ऐसी सामाजिक या आर्थिक व्यवस्था स्थापित करे जो सबके लिए कैसी हो, कल्याणकारी हो, सबका कल्याण करने वाली हो, सबकी उन्नति करने वाली हो, सबका विकास करने वाली हो। ऐसा कहा था जॉन रॉल्स ने। जॉन रॉल्स ने इसके अलावा ये भी बताया था कि जो न्याय है इसकी पहली मांग क्या है, पहली मांग के बारे में भी बताया। किसकी मांग, न्याय की। न्याय की पहली मांग के बारे में जॉन रॉल्स ने बताया और कहा है कि न्याय की पहली मांग है सबको समान स्वतंत्रता मिले, सबको समान स्वतंत्रता, समान स्वतंत्रता की बात करता है। और दूसरा अवसर की समानता, अवसर की समानता। बच्चों, जॉन रॉल्स ने न्याय की पहली मांग के तहत ये दो बातें कही है। इन्होंने कहा कि न्याय की जो पहली मांग होती है वो होती है, एक तो सबको क्या हो, समान स्वतंत्रता मिले, और दूसरा सबको समान अवसर प्राप्त हो। यानी इनका कहना था कि हमारे जीवन की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी कपड़ा मकान,
इनसे जुड़ी किसी वस्तु का वितरण करने में किसी प्रकार का भेदभाव या पक्षपात नहीं होना चाहिए। इनका वितरण इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि सबको समान स्वतंत्रता मिले, सबको समान अवसर मिले, सबको समान लाभ प्राप्त हो, वही क्या है, न्याय होता है। तो इस प्रकार से जॉन रॉस जो समकालिक न्याय की अवधारणा के समर्थक रहे हैं, उनकी एक तो ये पुस्तक कौन सी थी, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। दूसरा, इसके द्वारा जो सामाजिक न्याय की स्थापना करने के लिए जो दो नैतिक सिद्धांत दिए गए थे, पहला अधिकतम स्वतंत्रता स्वयं स्वतंत्रता के लिए आवश्यक होती है और दूसरा अज्ञानता के पर्दे। इन दोनों सिद्धांतों को आपको ध्यान में रखना है। तो बच्चों, न्याय की ये 4 अवधारणाएं थी जो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दृष्टिकोण के आधार पर दी थी। अब बात करते हैं भारतीय चिंतन के आधार पर न्याय क्या है। भारतीय चिंतन के आधार पर न्याय, भारतीय चिंतन आधार पर न्याय। बच्चों, भारतीय जो राजनीतिक विचारक हैं उनमें मुख्यतः नाम आता है मनु का, कौटिल्य का, शुक्र का। ये मुख्य राजनीतिक विचारक रहे हैं। इनके अलावा भी है लेकिन इनका नाम मुख्यतः आता है। इनके अलावा जैसे भारद्वाज है, विदुर है, सोमदेव है, बृहस्पति है, इनके भी नाम आते हैं भारतीय राजनीतिक में न्याय के संबंध में। लेकिन मुख्यतः जो नाम आता है वो मनु, कौटिल्य और शुक्र का ही आता है। इनका ये मानना है कि धर्म के अनुसार कार्य करना ही क्या है, न्याय है। क्या कहा था, धर्म के अनुसार कार्य करना, धर्म के अनुसार कार्य करना ही क्या है, न्याय है, करना ही न्याय है। मनु, कौटिल्य, शुक्र आदि विद्वानों का, राजनीतिक विचारकों का ये मानना था न्याय के संबंध में कि धर्म के अनुसार कार्य करना ही क्या है, न्याय है। और बच्चों, यहाँ धर्म से तात्पर्य क्या है, नैतिकता से, नैतिकता से है, नैतिकता का पालन करना, अपने कर्तव्यों के पालन से है, अपने कर्तव्यों का पालन करने से है, अपने अधिकारों का प्रयोग करने से, अधिकारों का उपयोग करने से होता है। यहाँ धर्म से तात्पर्य किससे लिया गया है, नैतिकता का पालन करने से, कर्तव्यों का पालन करने से, अपने अधिकारों का उपयोग करने से लिया गया है। और इस धर्म के अनुसार काम करना फिर क्या होता है, न्याय होता है। ऐसा मानना है भारतीय चिंतक या राजनीतिक विचारकों का न्याय के संबंध में। तो ये थे अलग अलग विद्वानों के न्याय के संबंध में विचार। अब बच्चों, हम बात करेंगे इस न्याय के प्रकार कितने हैं, उनको देखते हैं। न्याय के प्रकार। बच्चों, न्याय के कुल 5 प्रकार बताए गए। कितने प्रकार, 5 प्रकार बताए गए। लेकिन अगर मैं प्राचीन समय की बात करूं, प्राचीन समय की अगर बात की जाए तो प्राचीन समय में 2 प्रकार के न्याय थे। पहला नैतिक न्याय और दूसरा, पहला था नैतिक न्याय और दूसरा था कानूनी न्याय। कौन सा, कानूनी न्याय। ये तो थे 2 प्रकार के प्राचीन समय के अंदर, प्राचीन काल के अंदर थे। लेकिन अगर मैं बात आज की करूं, वर्तमान समय की करूं, तो वर्तमान में कितने प्रकार के न्याय हैं, 5 प्रकार के न्याय हैं। कौन कौन से हैं इसको देखते हैं। पहला आता है नैतिक न्याय, नैतिक न्याय। दूसरा आता है कानूनी न्याय,
कानूनी न्याय। और तीसरा आता है सामाजिक न्याय। कौन सा? सामाजिक न्याय। चौथा आता है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय। और पांचवा आता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय। तो इस प्रकार से वर्तमान में कितने प्रकार के न्याय बताए गए हैं? 5 प्रकार के न्याय बताए गए हैं। पहला कौन सा? नैतिक न्याय। दूसरा कौन सा? कानूनी न्याय। तीसरा कौन सा? सामाजिक न्याय। चौथा राजनीतिक और पांचवा आर्थिक न्याय बताया गया। बच्चों, नैतिक न्याय क्या है, इसके बारे में बात करते हैं। नैतिक न्याय इस धारणा पर आधारित है कि विश्व के अंदर कुछ सर्वव्यापक, अपरिवर्तनीय और प्राकृतिक नियम पाए जाते हैं जो व्यक्तियों के आपसी संबंधों को सही ढंग से संचालित करने का काम करते हैं। ये जो प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक अधिकार हमें मिले हैं, इन अधिकारों के आधार पर जीवन व्यतीत करना ही क्या कहलाता है? नैतिक न्याय कहलाता है। कुछ समझ में आया बच्चों? क्या कहा है कि इस प्रकृति के अंदर, इस विश्व के अंदर 3 प्रकार की बातों का जिक्र किया है। एक तो सर्वव्यापक, दूसरा अपरिवर्तनीय, और तीसरा प्राकृतिक। कैसा? प्राकृतिक। 3 शब्द आए हैं कि कुछ ऐसे हैं जो सर्वव्यापक है। सर्वव्यापक का अर्थ होता है जो सब जगह उपस्थित रहता है। अपरिवर्तनीय का मतलब है जिसको बदला न जाए। और प्राकृतिक नियम जो हमें प्रकृति के द्वारा मिले हैं, न कि संविधान के द्वारा मिले हैं। तो विश्व के अंदर कुछ सर्वव्यापक, अपरिवर्तनीय और प्राकृतिक नियम हैं जो व्यक्तियों के आपसी संबंधों को संचालित करते हैं। इन प्राकृतिक नियमों और अधिकारों पर जीवन व्यतीत करना ही क्या है? हम नैतिक न्याय है। यानी सत्यता और नैतिकता के आधार पर जीवन व्यतीत करना ही क्या है? नैतिक न्याय होता है। दूसरा आता है कानूनी न्याय। कानूनी न्याय की अवधारणा को 2 अर्थों में बताया है। पहला कि न्याय कैसा होना चाहिए? न्याय न्यायोचित होना चाहिए। न्यायोचित होना चाहिए, न्यायोचित होना चाहिए। और दूसरी क्या बात कही है कि न्यायोचित ढंग से लागू भी होना चाहिए। ढंग से लागू होना चाहिए। तो ये 2 बात की है इस कानूनी न्याय को समझाने के लिए। तो चलिए बच्चों देखते हैं। न्याय न्यायोचित होना चाहिए, इसका क्या अर्थ है? न्याय न्यायोचित होना चाहिए, इसका मतलब है कि जो कानून बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, वो सबके लिए समान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। दूसरी बात, न्याय न्यायोचित ढंग से लागू होना चाहिए। न्यायोचित ढंग से लागू होने का मतलब है कि जो व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है उन सभी व्यक्तियों को दंडित करने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। यानी जिन व्यक्तियों ने कानून का उल्लंघन किया है उन सबको एक समान ही सजा दी जानी चाहिए, एक समान ही दंड मिलना चाहिए। तो यहाँ 2 बातें कही है कि एक तो न्याय न्यायोचित होना चाहिए, सबके लिए समान होना चाहिए। और दूसरी बात कही है कि इसमें सजा का प्रावधान भी सबके लिए कैसा होना चाहिए? समान होना चाहिए। वही क्या है? कानूनी न्याय है। अब जो तीसरा न्याय है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य ये है कि हमारे समाज में सभी व्यक्तियों को राजनीतिक व्यवस्था में शामिल होने का, मतदान करने का, चुनाव लड़ने का, राजनीतिक दल बनाने का या सरकार की आलोचना या विरोध करने का
समान अधिकार होना चाहिए, वही क्या कहलाता है, राजनीतिक न्याय कहलाता है। यानी सबको क्या होना चाहिए, मत देने का अधिकार, मतदान का अधिकार होना चाहिए, निर्वाचन यानी चुनाव लड़ने का अधिकार होना चाहिए, सबको सरकार राजनीतिक जो दल है वो दल बनाने का अधिकार होना चाहिए, सरकार का विरोध या आलोचना करने का अधिकार होना चाहिए। तो ये अधिकार जो दिए जाते हैं वो सभी व्यक्तियों को समान रूप से दिया जाना चाहिए। जैसे सार्वभौमिक वैश्विक मताधिकार, बच्चों आपने नाम सुना होगा, इसका मतलब यही है कि 18 वर्ष से सभी को, बड़े को 18 वर्ष से बड़ों को, सब लोगों को क्या हो, मत देने का अधिकार हो, वोट देने का अधिकार हो। तो वो किसकी ओर संकेत कर रहा है, इस राजनीतिक न्याय की ओर ही संकेत कर रहा है। तो राजनीतिक न्याय का मतलब समझ गए आप लोग। इसके बाद जो ये नंबर 3 का था, चौथा था सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, सामाजिक न्याय का मतलब क्या है बच्चों, सामाजिक न्याय का मतलब है कि समाज के अंदर किसी के साथ जाति के आधार पर, किसी के साथ धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर या नस्ल के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव न होना ही क्या है, सामाजिक न्याय है। समाज के अंदर किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव न करना ही क्या है, सामाजिक न्याय है। यानी समाज के अंदर सबको एक समान दृष्टि से देखना, समानता की दृष्टि से देखना ही क्या है, सामाजिक न्याय कहलाता है। अंतिम न्याय आता है आर्थिक न्याय। आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय से क्या मतलब है बच्चों, आर्थिक न्याय का मतलब हो गया कि सरकार के द्वारा एक ऐसा आर्थिक ढांचा विकसित किया जाए जिससे गरीब और अमीर के मध्य क्या हो, आर्थिक समानता स्थापित हो। यानी गरीब और अमीर इनके मध्य एक क्या हो, आर्थिक समानता, इनके मध्य एक क्या हो, आर्थिक समानता विकसित हो। इसी को क्या कहा गया है, आर्थिक न्याय कहा गया है। मतलब गरीबी और अमीरी का जो भेदभाव है इसको समाप्त किया जाए, और इसके लिए सरकार क्या कर रही है, प्रयास कर रही है। आपने देखा होगा जो भी अभी सरकार के द्वारा जो योजनाएं चलाई जा रही है वो सबके लिए क्या होती है, समान होती है। तो वो क्या है, इस आर्थिक न्याय की स्थापना के लिए तो किया जा रहा है प्रयास सरकार के द्वारा। तो आर्थिक न्याय का मतलब ये भी होता है कि संपत्ति के आधार पर भेदभाव इतना नहीं हो कि धन संपदा के आधार पर व्यक्ति के मध्य एक भेदभाव की क्या हो जाए, दीवार खड़ी हो जाए, और कुछ ही लोगों के द्वारा जो कमजोर वर्ग है उनके श्रम का शोषण किया जाने लगे, उन पर अनुचित ढंग से अधिकार स्थापित किया जाने लगे। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था फैली हुई है समाज के अंदर, आर्थिक आधार पर जो भेदभाव किया जा रहा है, गरीबी अमीरी का जो भेदभाव चल रहा है, इसको समाप्त करना ही क्या है, आर्थिक न्याय स्थापित करना कहलाता है। तो बच्चों हम पढ़ रहे थे पहला अध्याय, और पहला अध्याय का नाम था, क्या नाम था, न्याय था। न्याय के बारे में हमने बात की। सबसे पहले हमने न्याय का अर्थ देखा था। किस पे बात की थी, सबसे पहले हमने न्याय के अर्थ और परिभाषा के बारे में बताया था। इसके बाद हमने देखा था पाश्चात्य और भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार न्याय क्या होता है। पाश्चात्य के अंदर बताया गया था कि न्याय मनुष्य का सदचरित्र या सद्गुण होता है, जबकि भारतीय दृष्टिकोण के अनुसार बताया गया था कि धर्म के अनुसार काम करना क्या है, न्याय है। इसके बाद हमने देखी थी न्याय की 4 अवधारणाएं।
4 अवधारणाएं। और 4 अवधारणाओं के अंदर कौन कौन सी देखी थी हमने? पहली प्राचीनकालीन न्याय की अवधारणा देखी थी, दूसरी मध्यकालीन न्याय की अवधारणा, तीसरी आधुनिक कालीन न्याय की अवधारणा और चौथी समकालिक न्याय की अवधारणा। इसके बाद हमने भारतीय चिंतन के आधार पर न्याय क्या है, इस पर हमने चर्चा की थी और कहा था कि भारतीय चिंतन के अनुसार धर्म के अनुसार काम करना क्या है, न्याय होता है। इसके बाद में हमने बात की थी बच्चों इस न्याय के प्रकार की। किसकी बात की थी? न्याय के प्रकार की। और न्याय के हमने कितने प्रकार बताए थे? 5 प्रकार बताए थे। प्राचीन काल में 2 प्रकार के न्याय होते थे, नैतिक और कानूनी, लेकिन वर्तमान में कितने प्रकार के हैं? 5 प्रकार के न्याय बताए थे। इनमें पहला था कानूनी न्याय, दूसरा था नैतिक न्याय, तीसरा राजनीतिक, चौथा आर्थिक और पांचवा सामाजिक न्याय। तो बच्चों ये थी इस आपके अध्याय के बारे से संबंधित जानकारी। इसी के साथ हमारा जो पहला अध्याय है जिसका नाम है न्याय, ये पूरा हो जाता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद इस न्याय जो पहला अध्याय है इसके प्रश्न बचते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आपका जो अध्याय 2 है जिसका नाम है शक्ति, सत्ता और वेदता, इस पर चर्चा करेंगे। तो आपका पहला जो अध्याय है न्याय, ये आज कंप्लीट हो जाता है। धन्यवाद बच्चों।